इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन है और पीएम मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में जवाब दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले लोकसभा में 8 सांसदों के निलंबन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वक्तव्य को लेकर कथित तौर पर रोके जाने के मुद्दे पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों के बीच गतिरोध बरकरार रहा। बाद में स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे पर नाराजगी जताते हुए सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित कर दी। वहीं आपको बता दें, राज्यसभा में भी जेपी नड्डा ने राहुल का नाम लिए बिना खड़गे से बोले कि पार्टी को अवैध बालक का बंधन न बनने दे। तो आपको बता दें, आज सदन शुरू होते ही स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की भी कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं आपको बता दें, राज्यसभा में भी जेपी नड्डा ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए साफ तौर पर खड़गे से बोला कि पार्टी को अबोध बालक का बंधन न बनने दे। तो आपको बता दें, आज संसद की कार्रवाई जो है वो शुरू होते ही स्थगित कर दी गई। संसद में गतिरोध जो है वो लगातार बरकरार रहा। स्पीकर ओम बिरला ने भी अपनी नाराजगी जताई। वहीं आपको बता दें, जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि पार्टी को अबोध बालक का बंधन न बनने दे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। तमिलनाडु के कृषि मंत्री ने बुधवार को उत्तर भारतीय प्रवासी श्रमिकों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसमें सियासी बवाल मचना तय है। आपको बता दें, मंत्री ने ऐसा बयान देकर एक बार फिर राज्य बनाम केंद्र और 2 बनाम 3 भाषा का विवाद को हवा दे दी है। आपको बता दें, मंत्री MRK पन्नीर सेल्वम ने कहा कि उत्तर से आए लोगों को, जिन्होंने केवल हिंदी सीखी है, दक्षिणी राज्य में रोजगार के सीमित अवसर मिलते हैं और वो निम्न स्तर के काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जबकि तमिल वासियों को 2 भाषा नीति का लाभ मिलता है। वो अंग्रेजी सीखते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका या लंदन में नौकरियां प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, जपा और अन्य विपक्षी दलों ने मंत्री के बयान को, माफ कीजिएगा, बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने मंत्री के बयान को उत्तर भारतीयों का अपमान बताया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि देश की प्रगति में प्रवासी श्रमिकों का अहम योगदान रहा है और उन्हें इस तरह नीचा दिखाया जाना अस्वीकार्य है। पार्टी ने आरोप लगाया कि डीएमके सरकार भाषा के नाम पर राजनीति कर रही है और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की 3 भाषा नीति का उद्देश्य किसी एक भाषा को थोपना नहीं, बल्कि युवाओं को अधिक अवसर देना है। उनका कहना है कि डीएमके जानबूझकर भाषा के मुद्दे को भड़का रही है ताकि असल मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। वहीं डीएमके की ओर से मंत्री के बयान का बचाव करते हुए कहा गया कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बयान का मकसद किसी समुदाय का अपमान करना नहीं, बल्कि 2 भाषा नीति के फायदे बताना है। तो तमिलनाडु के कृषि मंत्री ने एक बार फिर से उत्तर भारतीयों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। पूछिए न अबोध बालक से, सहयोगी बने हैं। तमिलनाडु में सरकार चला रही है कांग्रेस। उत्तर भारतीयों को यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारे लोगों को गाली सुनवा रहे हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए। क्या इस देश में विभेद पैदा करवा रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी विभाजनकारी पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान, चाइना की भाषा बोलने वाली पार्टी बनते जा रही है और असंसदीय पार्टी बनते जा रही। लोकतंत्र में भरोसा नहीं। इस तरह की बात डीएमके की तरफ से हमेशा बोला गया है। उत्तर भारतीय जहां गए हैं वहां उन्होंने इकोनॉमी वहां बिल्ड की है, वहां मजबूत किया है और ये कांग्रेस को बताना चाहिए। कांग्रेस एलाय है ना उसका,
कि उत्तर भारत के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को किस नजर से कांग्रेस देखती है और कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर, जो डीएमके ने कहा है। और जो भी पार्टी इस तरह की भाषा यूज कर रहा है, देश में तो दक्षिण भारतीय लोग भी जाकर के गल्फ में काम करते हैं और जगह काम करते हैं। संविधान का किताब लेके घूमते हैं ना। संविधान में तो आप देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। और जो भी उत्तर भारत के लोग गए हैं वहां उन्होंने उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, ये काम किया। लेकिन ये बात कांग्रेस को खास करके बताना चाहिए, आरजेडी को बताना चाहिए। एलआई है ना, इंडी गठबंधन, क्योंकि गठबंधन के जो नेता लोग हैं उनका भाव कैसा है उत्तर भारत के लोगों को लेकर के, खास करके बिहार यूपी के लोगों। जिस प्रकार की ओछी टिप्पणियां डीएमके के नेता करते हैं वो उनकी मानसिकता को बताता है, वो उनकी सोच को बताता है। हम सभी देशवासियों का सम्मान करते हैं और एक व्यक्ति क्या कहता है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तमिल काशी संगमम होता है, ऐतिहासिक होता है। तमिलनाडु के सारे हमारे युवा बुजुर्ग भाई बहन सब काशी आते हैं और एक बहुत ही अच्छे माहौल में होता है। डीएमके शुरू से पहले कभी श्रीलंका के नाम पर आग लगा के वोट पाते थे, अभी इस तरह की बकवास करके वोट पाते हैं। इन बातों से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। तमिलनाडु में अब सीधे आपको ले चलते हैं हरियाणा के करनाल, जहां दीक्षांत समारोह परेड में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष परवीन लाठर जी, महानिदेशक जेल आलोक मित्तल जी, करनाल रेंज के हमारे डीजीपी एम रवि किरण जी, सतीश बालन जी और उपस्थित हमारे जेल विभाग के प्रशिक्षण अकादमी के अधिकारीगण, इस दीक्षांत परेड में शामिल नव प्रशिक्षित कारागार कर्मीगण, आज आप सबको उपस्थित सभी हमारे अभिभावकगण जो आज इस ऐतिहासिक क्षण का वो स्वयं साक्षी भी बन रहे हैं। साथियों, आज का दिन ये केवल एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दिन नहीं है। ये ऐतिहासिक दिन नए जीवन की ओर ये पहला कदम बढ़ाने का है। मुझे खुशी है कि आज करनाल की यह पावन धरती देश सेवा, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र भक्ति के अद्भुत दृश्य की ये साक्षी बन रही है। यह क्षण उन माता पिताओं के लिए भी ये गर्व का है जिनकी आंखों में आज अपने बच्चों को वर्दी में देखकर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा है। इस नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी में आप सब प्रशिक्षुओं की ये पहली दीक्षांत परेड का हिस्सा बनकर के मुझे भी गर्व की अनुभूति हो रही है। यह अवसर अनुशासन, सेवा, समर्पण, कर्तव्यबोध आपकी उस यात्रा का ये महत्वपूर्ण पड़ाव है
जिसे आप सभी नव प्रशिक्षित कर्मियों ने कठोर परिश्रम, संयम और आत्मनिष्ठा के साथ इसको पूर्ण किया है। साथियों, यह दिन आपके जीवन का ये स्मरणीय अध्याय है जो आपको व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ साथ समाज और राज्य के प्रति एक महान दायित्व से जोड़ता है। मैं इस बैच के सभी, जैसा बताया भी गया है कि 116 हमारे सहायक अधीक्षक व वार्डनरों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्व की बात है कि इस बैच में एक महिला सहायक अधीक्षक व 8 महिला वार्डन भी शामिल हैं। साथियों, यह महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, दीक्षांत परेड किसी भी वर्दीधारी सेवा में केवल प्रशिक्षण की समाप्ति का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह उस मानसिक, शारीरिक और नैतिक रूपांतरण की घोषणा होती है जिसके बाद एक प्रशिक्षु पूर्ण रूप से जिम्मेदार अधिकारी के रूप में समाज की सेवा के लिए वो तैयार होता है। साथियों, आज जब आप शपथ लेकर के आज राष्ट्र ध्वज और हरियाणा जेल ध्वज के सम्मुख खड़े हैं, तब आपका यह संकल्प लेते हैं कि आप संविधान और कानून और मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से करेंगे। साथियों, कारागार व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण वो स्तंभ होती है। जेल केवल दंड देने का स्थान नहीं, बल्कि ये स्थान ये सुधार का, पुनर्वास का और मानवीय परिवर्तन की ये प्रयोगशाला होती है। साथियों, हरियाणा सरकार का इस विचारधारा में पूर्ण विश्वास रखती है कि अपराधी को दंड के साथ साथ सुधार का अवसर भी देना समाज के दीर्घकालिक हित में है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार जेल सुधारों, बंदी कल्याण और आधुनिक कारागार प्रबंधन को निरंतर सशक्त बना रही है। साथियों, मुझे यह जानकर प्रसन्नता भी हुई है कि जेल प्रशिक्षण एकेडमी करनाल द्वारा आपको आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों, मानवाधिकारों, मनोवैज्ञानिकों, समझ और कानून की बारीकियों, शारीरिक दक्षता और नैतिक मूल्यों से सुसज्जित किया गया है। तो करनाल से सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया बुल। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें, हाल ही में लखनऊ में शोएब नामक व्यक्ति की चाइनीज मांझे से घायल होकर मौत हो गई है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर संज्ञान लिया और अधिकारियों को चाइनीज मांझे की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश भर में अभियान चलाकर इसे बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चाइनीज मांझे से हुई मौत को हत्या माना जाएगा। अब देखना यह है कि अधिकारी इन निर्देशों को लागू कर इस खतरनाक मांझे में कितनी रोक लगा पाते हैं।
उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे को लेकर लगातार दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कल राजधानी लखनऊ में शुएब नाम के व्यक्ति की मांझे से गर्दन रिद गई, जिसके बाद में उसको ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया और उसकी वहीं पे मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को लेकर अब संज्ञान लिया है कि चाइनीज मांझा उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बैंड होगा और जो मांझा बेच रहे हैं उनके वहाँ छापेमारी के आदेश दिए गए हैं। लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे को लेकर दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े दिशा निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि चाइनीज मांझा जो लोग बेच रहे हैं वहां पे छापा मारा जाए, चाइनीज मांझा कहां से आ रहा है। इसी सब चीज़ों को लेके अब अधिकारी पूरी तरह से एक्टिव हो गए। लेकिन राजधानी लखनऊ में जिस तरह से दुर्घटना हुई और शुएब की मौत हो गई, उसी के बाद में सीएम की सख्ती के बाद अब ये देखना होगा कि चाइनीज मांझा क्या पूरी तरह से प्रतिबंध होता है, अधिकारी छापेमारी करते हैं या नहीं करते। लेकिन ये बड़ी दुर्घटना है जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा संज्ञान लिया है। अब अधिकारियों को छापेमारी कर चाइनीज मांझे को पूरी तरह से प्रतिबंध करना होगा। कैमरामैन हर्षित के साथ अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में यंग हिंदू इंटरप्रेन्योर नेटवर्क के संचालक स्वामी विज्ञानानंद ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर कहा कि भारत के मजबूती से डटे रहने के कारण ही अमेरिका को झुकना पड़ा। उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के टैरिफ की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर बताई और यूरोपीय यूनियन के 29 देशों के समर्थन को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी बताया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बारे में उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के बाद भारत इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएगा। प्रयागराज में शंकराचार्य के स्नान को लेकर विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि लंगोट बांधकर स्नान करने वाले शंकराचार्य को पालकी में जाने की जरूरत नहीं। मुस्लिम आबादी बढ़ने और डेमोग्राफी पर कहा कि स्थिति गंभीर है, खासकर केरल में, और हिंदू समुदाय से 3 बच्चे पैदा करने की अपील की है। कहते हैं धैर्य से जो काम होता है थोड़ा अच्छा होता है। हमारे लोगों ने थोड़ा डटे भी रहे, धैर्य भी रहे, घबराए नहीं। तो जानते हो हमें एक ट्रेड डील अभी 26 जनवरी के बाद 27-28 को यूरोपियन यूनियन जो दूसरी सबसे बड़ा इकोनॉमिक ग्रुप है, 27 देश एक साथ के साथ हमने ट्रेड डील FTA के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो उससे हमें बहुत बड़ा लेवरेज मिलने वाला मार्केट का। और दूसरा बात है कि उसके जब वो हुआ तो ट्रम्प को भी पता चला गया, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चला गया हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। और क्या लाभ हुआ जानते हो? चाइना के ऊपर 34% का टैरिफ है और हमारे आसपास पड़ोसी जो देश हैं, बांग्लादेश जो उछल कूद कर रहे थे, पाकिस्तान है, उनको 19 से 20%, हमें उससे कम टैरिफ मिला। तो थोड़ा हमने रजिस्ट किया, ताकत दिखाया, डटे रहे धैर्य, तो उसका फल हमें मीठा मिलने वाला है। तो अब हमारे जो सबसे बड़ा मार्केट है जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, मार्केट एक्सेस, तो हम इन 2 सबसे बड़े मार्केट एक्सेस के प्रति हमारे बिजनेसमैन को एक्सेस मिला है। हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में जिसको कैटलिस्ट, जिसको प्रेरक के रूप में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मिर्जापुर से है, जहां थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में कथित जिम जिहाद और अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, 2 अलग अलग अभियोगों में वांछित 8वें अभियुक्त मौलवी खलील रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त संगठित रूप से अन्य आरोपियों के संपर्क में था और हिंदू लड़कियों को वशीभूत कर धर्म परिवर्तन कराने में शामिल था। पूछताछ में वर्ष 2023 में वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र से जुड़ा मामला भी सामने आया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया है, जबकि पूरे नेटवर्क की जांच अभी भी जारी है। तो आपको बता दें, अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों में ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आपको बता दें, खलील रहमान को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पूरे घटनाक्रम में आपने देखा है, पहले हम लोग 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा उनको, और विवेचना के दौरान जो नाम आया था जिसमें एक मौलवी खलीकुर रहमान, इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और ये काफ़ी हाईली क्वालिफाइड जैसा कि अपने को बता रहे हैं, और धर्म के मामले में थोड़ा इनके अंदर जो भावना है वो तंत्र और जादू टोना, इसके साथ ही साथ ताबीज बनाना और इसके बहाने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना और आकर्षित करके उनको इसके लिए प्रेरित करना,
यही काम इनके द्वारा किया जाता था और जो पूरा गैंग था उससे जुड़े हुए थे। ये कटरा के रहने वाले हैं। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए कमलेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या कुछ जानकारी और मिली है अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो इनका जो सिलसिला था, ये जो बड़ा खेल हो रहा था मिर्जापुर में जिम धर्मांतरण को लेकर, जो है कि सभी आरोपी तो पकड़े गए, कुछ आरोपी अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए। तो उसी में जो उनके पुलिस की जो चल रहा है जांच चल रही, जांच प्रक्रिया में एक मौलवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि मौलवी का भी एक बहुत बड़ा हाथ इसमें था। जो है कि जो धर्मांतरण के जो लड़कियों को लाया जाता था, इस मामले में जो है कि फंसाकर और उनके बातों बहलाने के बाद ये मौलवी जो है कि इनको धर्म परिवर्तन कराए जाते थे। तो मौलवी के द्वारा मौलवी क्या करता था कि धर्म परिवर्तन के द्वारा उस लड़की को निकाह कराता था किसी दूसरे, मतलब कि हिंदू लड़की रहती थी और जो है कि वो मुस्लिम लड़का रहता, उससे निकाह कराता, ताबीज वगैरह जो इनके प्रक्रिया होती वो सब कराकर मुस्लिम बना देते थे। इसमें सबसे बड़ा जो है कि बड़ा बिल्कुल कमलेश, अगर बात की जाए इस धर्मांतरण की, तो ये मौलवी जो है वो कब से इस धर्मांतरण के अवैध कार्य में लगा हुआ था, इसकी कोई जानकारी? देखिए, अभी पुलिस की जांच के जो पुलिस ने जो की जांच करी है, तो जांच में सामने बात आया हुआ है कि ये 2023 में जो है कि एक हिंदू लड़की को इसी जिम में लड़कियां आती थी, कुछ लड़कियों को फंसाने के बाद ये बनारस का कोई वाराणसी का लड़का था, उससे जो है कि धर्मांतरण कराया था, उससे कि जो है कि उसको भी मुस्लिम उस लड़की को बनाया गया। उसी समय से प्रक्रिया सामने चली आती, लेकिन अभी तक मामला अभी इसलिए उजागर हो पाया है क्योंकि पुलिस जो इतनी बड़ी जांच होने लगी, इसके बावजूद नहीं तो इतने काफी वर्षों से ये सिलसिला जा रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था। बिल्कुल कमलेश, किसी और गिरोह का भी नाम सामने आया है इस मामले में? अभी नहीं, पुलिस जो जांच कर रही है, अभी और भी खुलासे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी वो एक मुख्य आरोपी वो भी था जो है कि जिम वाला लक्की अभी तक फरार है, पुलिस गिरफ्त में नहीं है। लक्की को पकड़े जाने के बाद कुछ और भी खुलासे पुलिस कर सकती है, लेकिन अभी तक जो है कि इसको पुलिस गिरफ्त में ले लिया गया है, इस मौलवी को। अब पूरी जांच अभी चल रही है और इस मौलवी के द्वारा पूछताछ की जाएगी। कमलेश, इस मौलवी की किसी अन्य आरोपियों के साथ भी संपर्क था, इसकी कोई जानकारी अभी तक? अभी पुलिस इस पर जांच कर रही है, जैसे जांच करने के बाद पुलिस इस पर जो भी सच सामने आएंगे वो सब हम लोग को बताएगी पुलिस, और इसका पीसी भी करके सारे प्रस्तुत हम लोग के सामने करेगी क्या क्या कितने और भी लोग कितने लोग शामिल है मौलवी के साथ में। क्योंकि ये जो भटवा पोखरी रहने वाला है पूरा वहाँ टोटल मुस्लिम इलाका है, वही का रहने वाला था मौलवी, जो की देहात कोतवाली क्षेत्र के देहात कोतवाली के इंस्पेक्टर ने इसको पकड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल कमलेश, अब देखते हैं इस मामले में और कितने खुलासे होते हैं और कौन कौन से गिरोह जो है इसके संपर्क में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।